Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Well, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. दो मिनट स्टार्ट करो। देखिए, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास में फंजाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, एक ब्रीफ रिवीजन कर ले रहे हैं हम लोग। देखिए, फंजाई के बारे में मैंने बताया था कि जितने भी फंजाई होते हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो है इकलौता यूनिसेलुलर फंगस, हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर फंगस इकलौता है जो कि यूनिसेलुलर है। जितने भी फंजाई होते हैं सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में मेनली हम बोल सकते हैं सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। एंड सेप्रोट्रॉफ कहने का मतलब क्या हो गया कि दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, सो दे आर आल्सो नोन एज डीकम्पोजर्स। इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज करते हैं। जो भी ऑर्गेनिक मैटर डेड हो जाता है उसको डिकम्पोज करके वापस सॉइल में मिला देते हैं। डिकम्पोजर्स का दो फायदा है, एक तो है कि इन्वायरमेंट को साफ सुथरा कर रहे हैं, दूसरा क्या है भाई, मिनरल रिसाइकलिंग में भी हेल्प कर रहे हैं कि मिनरल्स जो है वो रिसाइकल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर्स होते हैं फिर में। हम कहेंगे अगर यूजफुल की बात कर रहे हैं तो कुछ जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। हमने देखा था मशरूम्स जो हो गया, जैसे मैंने एक एग्जांपल अगेरिकस बोला था, एक मशरूम होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का भी एक्सट्रैक्शन हम फंगस से करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जो कि पहला एंटीबायोटिक था जो कि फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, एंड इट वाज एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि ये जो था मैंने बताया भी था, पेनिसिलियम नोटाटम से पेनिसिलिन निकाला गया था। फ्लेमिंग जो थे बेचारे, ये इस पेनिसिलियम पे वर्क नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली ब्लड पे वर्क कर रहे थे, या हम कह सकते हैं एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे जिसको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं हम लोग। एंड इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि कुछ जो फंजाई होते हैं भाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम लोग कहते हैं किसको है, जिसमें दो पार्टनर्स होंगे एंड दोनों पार्टनर्स को क्या होता है, बेनिफिटेड होते हैं या दोनों को फायदा होता है। ठीक है, जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी के साथ वो दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइकेन। मैंने लाइकेन को ड्रॉ भी किया था, जिसमें दो पार्ट होता है, एक को एल्गल पार्ट कहते हैं, दूसरे को फंगल पार्ट कहते हैं। एल्गल पार्ट का मेन काम क्या होता है कि फूड का प्रिपरेशन करना, एंड फूड जो प्रिपेयर करता है उसमें से कुछ फूड वो फंगस को भी देता है, बदले में फंगस से वो ले क्या रहा है, तो क्योंकि एल्गी का जो अपना पार्ट है उसमें रूट्स वगैरह नहीं रहता है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो वो फंगस पे डिपेंडेंट रहता है। फंगस में रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो दूसरा जो पार्ट था वो फंगल पार्ट था। फिर हमने इसके बाद देखा था कि भाई हार्मफुल में ब्रेड मोल्ड हो गया, राइजोपस, रिंग वॉर्म कॉजेज करते हैं, रस्ट डिजीज कॉज करते हैं जो कि फंगस कॉज करता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने एल्गी को देखा। भाई एल्गी जो है वो प्लांट ग्रुप में हम लोग रखते हैं इसको, एंड ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। पिगमेंट के हिसाब से तीन तरह का एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। रेड एल्गी से मैंने बताया था एक जेली लाइक सब्सटेंस अगर अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट
एक जेली लाइक सब्सटेंस अगर अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं जिनका यूज जेलीज बनाने के काम आता है। एल्गी जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। हाँ उत्कर्ष बोलो। सर रिंगवर्म डिजीज को एक बार फिर से समझा दीजिए ना, क्या होता है इसमें? रिंगवर्म हम लोग कहते हैं कि रिंगवर्म डिजीज जो है बेसिकली जैसे नेक के रीजन के पीछे या उंगलियों के बीच में कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं, काफ़ी ईचिंग होता है उसमें, उसी को रिंगवर्म कहते हैं हम लोग। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद से हम लोगों ने देखो अभी तक बैक्टीरिया पढ़ा, हमने फंगस को पढ़ा, हमने एल्गी को देखा। फिर हम लोगों इसके बाद प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स देखो प्रोटोजोन्स की हम बात कर रहे हैं तो ये प्रोटोजोन्स जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो जितने भी होंगे इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे, साथ ही साथ यूकैरियोटिक होंगे। ऑल आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। जितने होते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर के साथ साथ क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो इनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। अब ये प्रोटोजोन्स वैरायटी ऑफ शेप के पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं जिनको हम अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहते हैं। अमीबॉइड, इनका कोई अपना शेप नहीं होता है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इनका कोई अपना शेप नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग पढ़ते भी है अमीबा का। अमीबा का अपना कोई शेप नहीं होता है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, एंड इसका कोई अपना शेप नहीं होता है, इट कैन चेंज इट्स शेप। एंड ये जो फीट लाइक स्ट्रक्चर इसमें नजर आता है इसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसी की मदद से ये चलता फिरता है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये एग्जांपल आपका हो गया अमीबा के केस का। अमीबा, हाँ यस अने वी कैन से दैट काइंड ऑफ प्रोटोजोन्स। ध्यान बनाना ये रहेगा। नेक्स्ट देखो दूसरा जो होता है वो हम कह सकते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड कहने का मतलब इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया कहते हैं स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जैसे कि एग्जांपल आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन में हमने पढ़ा है, एक सिलिएटेड प्रोटोजोन होता है जिसको हम पैरामेशियम कहते हैं। इनमें स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं हमको, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारा पहला है।
ये हमारा दूसरा है। इनमें दो तरह का न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। एक और होता है जिसको हम स्पोरोजोन्स कहते हैं, जो डिजीज मेनली कॉज करता है। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन। जैसे कि एक स्पोरोजोन है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया कॉज करता है, कॉजेज मलेरिया, कॉजेज मलेरिया। एंड इसको मलेरिया या प्लाज्मोडियम का हम कैरियर किसको कह सकते हैं? एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जो कि इसका कैरियर होता है। तो प्लाज्मोडियम हमारा क्या हो गया? एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया जिसको कैरी कौन करती है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसकी कैरियर कौन हो गई? फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज मॉस्किटो, मॉस्किटो। तो हम कह रहे हैं भाई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ये क्या हो गई? कैरियर हो गई, कैरियर हो गई प्लाज्मोडियम की। तो ये तीन तरह का प्रोटोजोन हमको देखने को मिलता है, जिसमें से मलेरिया जो डिजीज है वो कौन कॉज कर रहा है? प्लाज्मोडियम। हाँ लिख लीजिए अमृत, नोट करिए तो सारे लोग। हो गया? एक बार और समझा दे अभिराज। बिल्कुल, देखिए हम कह रहे हैं कि स्पोरोजोन्स जो है ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स लाइक। ये ऐसे सिलिएटेड या अमीबॉइड टाइप के नहीं हमको दिखते हैं, ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि ज़्यादातर पैथोजेनिक होता है, हमको डिजीज़ कॉज करता है। जैसे कि एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम जो कि हमको मलेरिया कॉज करता है एंड जिसका कैरियर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है। एनोफिलीज इज़ द स्पेसीज नेम, ठीक है, एक स्पेसीज है जिसका नाम है एनोफिलीज। तो ये प्लाज्मोडियम का कैरियर होती है, इनको कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह या एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग तक, हम कह सकते हैं। तो ये था प्रोटोजोन्स की बात। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को जो लास्ट पढ़ना है वो वायरसेस के बारे में पढ़ना है।
क्या देखिए, तो हम कह रहे थे प्रोटोजोन्स की बात की हमने। प्रोटोजोन्स के बाद जो हमें पढ़ना है वो वायरसेस के बारे में ही पढ़ना है। वायरसेस की हम बात कर रहे हैं। तीनों में क्या लिखा है? हाँ, एक ही कह दिया थे पीयूष। तीनों में क्या लिखा है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स लिखा है, सिलिएटेड प्रोटोजोन लिखा है एंड स्पोरोजोन्स लिखा है। हो गया श्रेया? ओके, सो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखें अगर, तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वायरसेस के बारे में। नेक्स्ट जो हम हेडिंग डालेंगे दैट इज वायरसेस। वायरसेस वायरसेस की हम बात कर रहे हैं, तो वायरसेस को हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग हम कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसको कनेक्टिंग लिंक इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि जैसे ये बॉडी, हेलो, हाँ बिल्कुल, मतलब बॉडी के जैसे ही ये क्या है बाहर प्रेजेंट होता है तो ये नॉन लिविंग के रूप में रहता है, ये पार्टिकल के रूप में रहता है, लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट के अंदर जाता है, किसी लिविंग बॉडी के अंदर आता है, इट विल बिकम लिविंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दो तरीके से ये काम कर रहा है। बॉडी के बाहर जब रहता है तो ये क्या होता है, एक पार्टिकल के रूप में, एंड इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट बिकम्स लिविंग। तो हम कह सकते हैं अगर आउटसाइड बॉडी की बात कर रहे हैं, आउटसाइड बॉडी, तो ये एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। नॉन लिविंग की तरह मतलब जस्ट लाइक पार्टिकल, जस्ट लाइक पार्टिकल, जस्ट लाइक पार्टिकल। लेकिन अगर वहीं पे हम कह रहे हैं ये इनसाइड बॉडी होगा, इनसाइड बॉडी, तो अगर इनसाइड ये बॉडी होगा तो ये लिविंग के रूप में बिहेव करेगा, लिविंग के रूप में। तो वायरसेस ऐसे काम करता है। अगर मैं वायरस के स्ट्रक्चर की बात करूं कि भाई स्ट्रक्चरली वो कैसा होता है, तो स्ट्रक्चरली इसके ऊपर हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का कोट रहता है,
एंड अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ऊपर से सिर्फ प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होगा, ये प्रोटीन का कोट है जो कि ऊपर से इसको कवर किया जाता है। एंड अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट। इस प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोला जाता है, कैप्सिड। एंड अंदर में क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। बस दो ही चीजें होती ही हैं, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन कोड के साथ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है, दोनों में से दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाया जाएगा। या तो खाली डीएनए होगा अंदर या तो खाली आरएनए होगा। एक मिनट अमृत, मैं वीडियो देखता हूँ ऑन हो पाए क्योंकि कट रहा है। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि वायरसेस में दो ही चीज़ है प्रेजेंट, एक है प्रोटीन कोट, दूसरा है हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल। अंदर अंदर आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों का दोनों ही प्रेजेंट होता है। फिर कटिए। नो नो अप्रमेय, सिम्बायट्स हम लोग कहते नहीं है। जितने वायरसेस होते हैं सारे के सारे हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, कोई यूजफुल होता ही नहीं है। तो वायरसेस जो है वो हार्मफुल है, हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होते हैं। एंड उनको हम सिम्बायोट्स भी नहीं कहते। कैप्सिड, कैप्सिड लिखा हुआ है, CAPSID, कैप्सिड। हाँ बिल्कुल, अभी जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए के फॉर्म में रहता है। दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों कभी भी नहीं रहेगा। यस, कोरोना का या अलग वायरसेस का अलग अलग होता है, लेकिन वही स्ट्रक्चर वही है, मतलब अलग अलग रहेगा। स्ट्रक्चरली वही है कि प्रोटीन कोट रहेगा, उसके अंदर क्या होगा, वायरस ये होगा। यूनिसेलुलर नहीं बोलते रेहान, ए सेलुलर बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं पाया जाता है। तो वायरसेस को हम यूनिसेलुलर नहीं बोल सकते, वायरसेस आर कॉल्ड एज ए सेलुलर, ए सेलुलर, क्योंकि इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ए सेलुलर। कोरोना में आरएनए प्रेजेंट है। नहीं नहीं, CAPSID, कैप्सिड, पॉपॉइड नहीं है, कैप्सिड है। CAP मैं लिख दे रहा हूँ फिर से।
CAPSID कैप्सिड, नहीं नैन थोड़ा सा है वायरस और हो गया। देखिए हम कह रहे हैं कि वायरसेस क्या होते हैं, सिर्फ हार्मफुल होते हैं। ऑल आर ऑल वायरसेस आर पैथोजेनिक इन नेचर, पैथोजेनिक, all viruses are pathogenic in nature, in nature all viruses are pathogenic in nature। अच्छा अभी लिखे नहीं है, लिख दीजिए। पैथोजेनिक कहने का मतलब नए डिजीज कॉज होता है। पैथोजेनिक इन नेचर मतलब क्या हो गया, डिजीज कॉज, डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग as as they become parasitic, parasitic when get inside a living body, get inside living body। जैसे बहुत सारा डिजीज जो है वो वायरल डिजीज होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कॉमन कोल्ड हो गया आपका, तो सर्दी खांसी जुकाम जो होता है, कॉमन कोल्ड हम कह सकते हैं उसको। ये एक वायरस होता है जिसको राइनो वायरस हम कहते हैं, राइनो वायरस। ठीक है, फिर आपने वायरल डिजीज का नाम सुना है, पोलियो हो गया, पोलियो पोलियो वायरस से होता है, पोलियो वायरस से। फिर आपने एक डेडली डिजीज एड्स के बारे में सुना होगा, ये जो है HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे डिजीजेस जो है वो वायरस से होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि टोबैको मोजैक डिजीज, टोबैको मोजैक। इस केस में क्या होता है, जो टोबैको के पत्ते होते हैं वो आधे पीले आधे हरे हो जाते हैं, जिसके कारण जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, डिजीज। ये टोबैको मोजैक वायरस से होता है, टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस से होता है। तो ये बहुत सारे वायरल डिजीजेस हैं जो मेनली डिजीज ही होता है, कोई फायदेमंद वायरस नहीं होता है हमारे लिए।
हो गया। अब इसके बाद से एक टॉपिक हमें, लगभग लास्ट टॉपिक वही है, नहीं दो टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को। एक है फूड पॉइजनिंग पढ़ना है, दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन साइकिल मेनली पढ़ना है। दो ही टॉपिक है, एक नाइट्रोजन साइकिल, दूसरा फूड पॉइजनिंग। देख लेते हैं, उत्कर्ष टाइम बचेगा तो करेंगे। कैरियर्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस के कैरियर एयरबॉर्न होते हैं, वाटर से भी कैरी होते हैं, ऐसा नहीं है। यस नयन, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज फूड पॉइजनिंग। टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग नॉर्मली कहते हैं कि कुछ माइक्रोब से ज़्यादातर कुछ बैक्टीरिया डेवलप कर जाते हैं फूड के अंदर, जो उसके टेक्सचर को, क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं, साथ ही साथ हमको तरह तरह के डिजीज कॉज करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं नॉर्मली फूड पॉइजनिंग में मेनली ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू बैक्टीरिया। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, सिम्टम्स कहने का मतलब है लक्षण, क्या क्या हमको दिखेगा कि भाई हम कहेंगे कि नहीं फूड पॉइजनिंग हो गया। तो अगर हम लोग सस्पेक्ट है कि भाई कोई ऐसा फूड आइटम खाए है जिसके कारण हमको उल्टी आना स्टार्ट हो जाए, वोमिटिंग, हमारा पेट जो है एकदम झड़ने लगे, डिसेंट्री होने लगे, डिसेंट्री, डिसेंटरी, TARY, डिसेंट्री। साथ ही साथ हम कह सकते हैं इन सम केसेस मौत भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग से, डेथ। तो इसी को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो प्रिवेंशन है कि कैसे भाई फूड पॉइजनिंग को हम रोक सकते हैं। तो अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूँ तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है प्रिवेंट करने के, कि फूड पॉइजनिंग है इसको हम रोक कैसे सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास अवेलेबल जो रहता है तो ये रहता है कि फूड की लॉन्गेविटी को हम बढ़ा देते हैं बाय एडिंग सम प्रिजर्वेटिव्स इन इट। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग देखते हैं कि भाई केमिकल मेथड है, या हम कह सकते हैं बाई एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। जैसे जो भी हम देख लो कि जो भी पैकेज्ड फूड रहता है उसमें क्या होता है, जरूर प्रिजर्वेटिव मिला रहता है पहले से, प्रिजर्वेटिव्स, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हो गया सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट
एंड सोडियम मेटासल्फाइड। ये दो कॉमन, आपके बुक में भी दिया हुआ है, मेटा बाइसल्फाइड। ये दो कॉमन प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है फ्रूट्स में, मेटासल्फाइड। और नहीं, फूड के लिए उतना हम नहीं, हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन हाँ देखो, इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि, या फिर हम लोग कंज्यूम भी करते हैं वैसे फूड को, क्योंकि एक्सपायरी डेट के पहले। एक्चुअली होता क्या है, एक्सपायरी डेट के बाद फूड, अगर वो फूड आइटम कंज्यूम हम करेंगे तो होगा क्या कि जो प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है उसकी नॉर्मल क्या होती है, इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, तो चांसेस होता है कि वो खाना खराब भी हो गया। तो ये भाई पहला हम लोगों का है, एडिंग प्रिजर्वेटिव। फिर हम लोग देखते हैं कि भाई प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग नमक भी डालते हैं, जैसे कि अचार वगैरह में नमक डाला जाता है, जो कि उसको क्या करता है कि प्रिजर्व करके रखता है। फिश को भी, मीट को, इनको भी हमको प्रिजर्व करना रहता है, तो नमक हम डाल देते हैं तो प्रिजर्व हो जाता है ये भी। ओके। सेकंड हम लोग देखते हैं, बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट। बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। तो इनका यूज हम लोग करते हैं मीट और फिश, या फिर पिकल्स में भी यूज किया जाता है। हम कह सकते हैं मीट एंड फिशेस, या फिश कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट, ड्राई सॉल्ट टू चेक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, टू चेक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब नमक डाल देंगे तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है ड्राई फॉर्म में, ठीक है, पानी रहेगा फिर उनको मॉइस्चराइज जाएगा। तीसरा हम कह सकते हैं कि शुगर को ऐड किया जाता है, शुगर भी मॉइस्चर को कम करता है, इसके कारण जो ग्रोथ है वो क्या हो जाता है, कम होता है बैक्टीरिया का। शुगर का वगैरह का यूज जैम्स में या जेलीज में हम लोग करते हैं, बाई एडिंग शुगर्स। तो जैम्स हो गए, जेलीज हो गए, एंड स्क्वाशेस हो गए। स्क्वाश, स्क्वाश हम लोग बोलते हैं जो शरबत होता है, जैसे कि किसान का स्क्वाश आता है।
फर्स्ट फर्स्ट प्रिजर्वेटिव था, जोड़ के देखो, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। हाँ, पानी में डालते हैं सीधे, उसमें चीनी वगैरह नहीं मिलाना होता है, पहले ही से मिला हुआ होता है। हम कह सकते हैं शुगर reduces moisture, sugar reduces moisture content, which which inhibits the growth of bacteria, inhibits the growth of bacteria, the growth of bacteria। तो हमने तीन देख लिया कि भाई एक में नमक डाल रहे हैं, एक में चीनी डाल रहे हैं, एक में प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं। लिखे तो यस, प्रमेय हनी कभी भी खराब नहीं होता, जम जाएगा फिर उसको धूप में रखोगे फिर पिघल जाएगा, वो एक्सपायर नहीं होता है। हनी तो बहुत पुराना भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिजर्वेशन। फोर्थ है हमारा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल्स एंड विनेगर्स। प्रिजर्वेशन जैसे कि अचार वगैरह में आप देखते हो कि तेल डाला जाता है, एंड साथ ही साथ विनेगर का भी यूज किया जाता है, ऑयल्स एंड विनेगर, जिसके कारण हम कह सकते हैं ये दोनों एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है एंड उसको खराब होने से, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है प्योर, एंड देन वाटर उसमें रिटेन नहीं कर पाता है। जनरली हम इसको यूज किस में करते हैं, इन पिकल्स में, पिकल्स। फिफ्थ की हम बात कर रहे हैं, तो फिफ्थ मेथड है पैस्चराइजेशन टेक्निक, पैस्चराइजेशन जेशन टेक्निक। हम स्टेलाइज इन्वायरमेंट बना देते हैं। पैस्चराइजेशन टेक्निक क्या है, किसी भी लिक्विड को स्टोर करने से पहले उसको आधा घंटा तक हम 60 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम बॉईल कर लेंगे, तो जो भी मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं उसमें वो मर जाते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं लिक्विड्स हीटिंग लिक्विड्स at 60 degree Celsius temperature for 30 minutes, for 30 minutes।
तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली वो मर जाते हैं। हाँ, पैस्चराइजेशन मिल्क के साथ भी होता है, पैस्चर्ड मिल्क हम लोग कहते हैं उसको। तो बाई this most of the bacteria die. तो यही हमारा फूड पॉइजनिंग का इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट हमको पढ़ना है N2 फिक्सेशन में N2 साइकिल पढ़ना है। N2 साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल लिख लिए यहाँ तक? हो गया सब? हो गया? देखो, नेक्स्ट हमको पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहला है, हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की हम बात करते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नॉर्मली हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी कि N2 फॉर्म में पाया जाता है। एंड ये N2 फॉर्म बिल्कुल ही अनरिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड इससे कन्वर्जन होता है किसमें भाई? तो हम कह सकते हैं इससे, हम कह सकते हैं कि सॉइल नाइट्रेट्स के रूप में कन्वर्जन होगा। तो पहले अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये, अमोनिया के फॉर्म में। अमोनिया हम कह सकते हैं NH3 को, NH3 अमोनिया। फिर अमोनिया से कन्वर्जन होता है किसमें? नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्राइट NO2 माइनस, ये है नाइट्राइट। ठीक है। एंड नाइट्राइट के बाद से क्या है, ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट। नाइट्रेट से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि वापस किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट को फिर वापस कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। अब क्या है, नाइट्रेट को कौन लेगा? नाइट्रेट को प्लांट लेता है। ठीक है, प्लांट लेता है। प्लांट मान लो हम कह रहे हैं जब मरेगा, डाइज, तो इसका, इसमें प्लांट में क्या बनेगा? प्रोटीन। इसका प्रोटीन भी क्या होता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है।
कुछ हम कह सकते हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ऐसे डायरेक्टली नाइट्रेट्स के रूप में फिक्स होता है, लेकिन ये कब होता है? सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग के दौरान। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबका नाम लिख लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से कन्वर्जन अमोनिया में, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये है N2 फिक्सेशन। N2 फिक्सेशन। अब N2 फिक्सेशन टोटली हम कह रहे हैं अमोनिया। अब प्लांट लेता क्या है? अमोनिया नहीं लेता है, नाइट्रेट लेता है। तो अमोनिया से नाइट्राइट में बनना, नाइट्रेट में बनना हम कह सकते हैं इसको। इसके लिए बैक्टीरिया चाहिए होता है। ये बैक्टीरिया कौन सा होगा? तो ये बैक्टीरिया हमारा होता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा अमोनिया को। नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन जो होता है उसके लिए बैक्टीरिया चाहिए नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे जो बैक्टीरिया चाहिए होता है ये है राइजोबियम बैक्टीरिया, क्योंकि N2 फिक्सेशन अमोनिया में कन्वर्ट करवाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, नाइट्रेट, NO3-, ये है नाइट्रेट। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रेट से वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है? उल्टा हो रहा है नाइट्रिफिकेशन का, इसीलिए इसको डी नाइट्रिफिकेशन हम कहते हैं। डी नाइट्रिफिकेशन। डी नाइट्रिफिकेशन। डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया लगेगा उसको स्यूडोमोनास, या हम कह सकते हैं थायोबैसिलस डी नाइट्रिफिकेशन करते हैं। बैक्टीरिया है थायोबैसिलस लिख लीजिए। थायोबैसिलस ग्रीन से है, सारे बैक्टीरिया का नाम है Bacillus। मतलब यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन नहीं हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन के जस्ट अपोजिट हो रहा है। फिर देखिए नीचे हम कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये डायरेक्टली नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। किस समय? सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग के समय। बिजली जब चमकती है तो इतना ज्यादा क्या होता है कि एनर्जी निकलता है, तभी कन्वर्ट हो सकता है। नॉर्मली क्या है, वो टूटेगा ही नहीं। लाइटनिंग, लाइटनिंग के समय। ठीक है, नॉर्मली ये क्या है, टूटेगा ही नहीं इसमें। प्लांट जब मर जाता है तो उसका जो प्रोटीन है, उसका प्रोटीन का नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन। इसमें कुछ बैक्टीरिया लगते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस रैमोसस। बैसिलस रैमोसस। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? नाइट्रोजन साइकिल हो गया। देखो इसमें ग्रीन वाला जो है वो सारे बैक्टीरिया है। मतलब यहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया कन्वर्ट होता है, राइजोबियम करेगा। अमोनिया प्लांट नहीं लेता है, प्लांट लेता है नाइट्रेट। तो अमोनिया से नाइट्रेट बनता है 2 स्टेप में। पहले स्टेप में नाइट्रोसोमनास अमोनिया से नाइट्राइट बनाता है, फिर नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है। प्लांट इसको लेता है, खाएगा पिएगा, मर जाएगा। मरेगा तो इसका जो प्रोटीन बना हो प्लांट के अंदर वो वापस टूट के अमोनिया बनाता है। एंड इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया लगता है जिसको बैसिलस रैमोसस हम कहते हैं। लास्टली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी रहते हैं जैसे कि थायोबैसिलस। ये फिक्स हुआ हुआ नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये उल्टा काम कर रहा है ना, ये निगेटिव इफेक्ट है भाई, फर्टिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट कब होता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली लाइटनिंग के समय, बाकी समय नहीं होगा। तो ब्लू वाला क्या है? ब्लू वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है, और ग्रीन वाला बैक्टीरिया हो गया। तो ये है नाइट्रोजन साइकिल। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ।
देखो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया लगता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनिया में। लेकिन प्लांट अमोनिया लेता नहीं है, प्लांट अमोनिया नहीं लेता है, नाइट्रेट लेता है। तो अमोनिया से नाइट्रेट बनता है सॉइल के अंदर। ये जो चीज हो रहा है ये यहाँ से यहाँ तक ये सॉइल के अंदर हो रहा है। अमोनिया पहले नाइट्राइट बनाएगा, फिर अमोनिया क्या बनाएगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाएगा। तो अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया चाहिए होता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट नाइट्रो बैक्टीरिया चाहिए होता है। प्लांट नाइट्रेट लेगा, प्लांट लेगा, अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा, मर जाएगा। जो उसमें प्रोटीन बना था वो प्रोटीन में नाइट्रोजन होगा, तो वो नाइट्रोजन वापस अमोनिया में कन्वर्ट होता है। इस स्टेप को अमोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया जो लगेगा या जिसकी जरूरत है वो बैसिलस रैमोसस बैक्टीरिया है। फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे थायोबैसिलस, जो फिक्स हुआ हुआ नाइट्रेट को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रिफिकेशन का उल्टा प्रोसेस है, इसलिए इसको डी नाइट्रिफिकेशन हम कहते हैं। एंड एटमॉस्फेरिकली या नेचुरली क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग के ही समय नाइट्रेट में फिक्स होता है, नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, ये प्रोसेस उसको होके आना पड़ेगा। एंड इसी के साथ ये चैप्टर में इतना ही हमें पढ़ना था, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। नहीं अब मैं अभी कहूँ तो नो, नॉट टुडे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से ही करेंगे, हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है, तो बहुत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस, जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मैं बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नेक्स्ट चैप्टर है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। हाँ पीडीएफ मिलेगा पायल, मैं अपलोड कर दूंगा अभी। अच्छा अभी एक मिनट लिख दीजिए।
गया? होमवर्क मैं डाल दूंगा सभी, मैं देख के डाल दे रहा हूँ। होमवर्क ग्रुप पे देख लीजिएगा, मैं देख के डाल दूंगा। चलिए तो एंड कर